नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिन भर की हर खबर से अब आपको खबरदार करने की बारी है और सबसे पहले हम जरा खबरदार के लेंस से इन खबरों को देख लेते हैं, क्योंकि 7 दिन बीत गए हैं और लगातार 7 दिन से 24 घंटे में 3 लाख से अधिक केस हमारे सामने आ रहे हैं। एक एक करके हम तमाम खबरें आपको बताते हैं कि क्या क्या हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जब से महामारी की शुरुआत हुई है तब से पहली बार एक दिन में 3,293 लोगों की मौत हुई है। ऐसे भयानक वक्त में ऑक्सीजन का संकट किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि इस तरह के संकट के सामने हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। ऐसे में आज हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए यह देखने की कोशिश की है कि ऐसे हालात में कौन है जो मूक दर्शक बनकर है। देश की राजधानी दिल्ली के हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या यह संकट दूर करने के लिए सेना की मदद ली जा सकती है। कोरोना की विस्फोटक लहर का जमीनी विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि विदेशी मदद मरीजों तक कब पहुंचेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइलों की तरह भी मदद जो है वो बस घूमती ही रहेगी। सरकार और पूरे सिस्टम को यह सुनिश्चित करना होगा कि घंटों में नहीं मिनटों में क्लियरेंस हो, लाल फीताशाही के सारे ब्रेकर टूट जाएं। आखिरकार ऑक्सीजन कहां फंसी हुई है, इसकी पूरी पिक्चर भी हम आपको समझाएंगे। डीआरडीओ ने जिस तकनीक का इस्तेमाल भारत के फाइटर जेट तेजस में ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए किया था, वही तकनीक अब कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन देगी। इसके लिए डीआरडीओ ने तकनीक का ट्रांसफर कर दिया है और देश भर में 500 प्लांट शुरू हो रहे हैं। लोगों की जान कैसे बचाएगी तेजस वाली ऑक्सीजन, ये आपको विस्तार से हम बताएंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आजकल ऑनलाइन भी खूब बिक रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग फेक मशीन्स को कॉन्सेंट्रेटर बताकर बेच रहे हैं, जबकि आम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। इसीलिए आज हम असली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की पहचान आपको बताएंगे ताकि आप किसी के झांसे में न आए। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वैक्सीन की डोज कम होंगी तो फिर 1 मई से सबको वैक्सीन कैसे लगेगी। राज्यों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो 1 मई से सबको वैक्सीन लगाने का अभियान नहीं चला पाएंगे, इसमें समय लगेगा। 1 मई से सबको वैक्सीनेशन की राह में किस तरह कांटे बिछे हुए हैं ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस संकट की, यानी कोरोना का जो संकट हम सबके सामने है। कोशिशें बहुत की जा रही हैं, लेकिन वो जमीन पर आखिर क्यों नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन के हालात को लेकर सवाल पूछे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या मौजूदा परिस्थिति को संभालने के लिए सेना की मदद ली जा सकती है। इन सारी चीजों के बीच जमीनी हालात कैसे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते बीतने के बाद भी, तमाम रिपोर्ट्स के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की तल्ख टिप्पणियों के बाद भी हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। 10 दिन से ज्यादा हो गए, दिल्ली का वही हाल दिख रहा है। अस्पतालों के बाहर पड़े लोग, बेड के लिए तड़पते लोग, ऑक्सीजन के लिए दौड़ते लोग, रेमडेसिविर के लिए तरसते लोग, और इसी में अपनों की मौत पर रोते बिलखते लोग। दिल्ली की हालत यह है कि इस संकट पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील रो पड़े और अपने रिश्तेदार को आईसीयू बेड दिलाने के लिए बेंच के सामने गिड़गिड़ाने लगे। जज भी बेबस थे कि वो कहां से आईसीयू बेड दिलाएं। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि वेबसाइट और ऐप पर जो बेड उपलब्ध दिख रहे हैं वो असल में होटल रूम के बेड हैं, जिन्हें अस्पतालों को दे दिया गया था। लेकिन अस्पतालों के पास न एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं न स्टाफ हैं। एक वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी बीमार मां को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। इसे ब्लैक मार्केट में 5 लाख रुपए में उन्होंने खरीदा। सच ये है कि सबकी कालाबाजारी हो रही है। अमीर जैसे तैसे बच रहे हैं, गरीब मारे जा रहे हैं। इससे भयानक हालत और क्या होंगे। हर उम्मीद, हर भरोसा टूट रहा है। बड़े अस्पताल तो जैसे तैसे ऑक्सीजन मैनेज कर रहे हैं, लेकिन छोटे अस्पतालों, नर्सिंग होम और जिन्हें घर में ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। कोर्ट की फटकार और सरकार की कोशिशों के बावजूद ज्यादातर जो दिल्ली के छोटे अस्पताल हैं अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से परेशान हैं। हम इस वक्त है कुकरेजा अस्पताल मयूर विहार के बाहर, जहां पर डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आपस में जो छोटे अस्पताल आसपास हैं आपस में ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में हालांकि 20 कोविड बेड्स हैं, लेकिन वेंटिलेटर एक ही है। जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी होती दिखाई देती है, सबकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। We are talking to our colleagues जिनकी गाड़ी आ गई है भर के, we take a cylinder from them. We take like suppose we have taken one from Jeevan Anmol, we have taken one from Malik Radix, one from LBS. एक दो SDM ऑफिस से आ गए,
तो ऐसे करके काम चलता है। बट ऑक्सीजन पे ही वी आर वर्किंग ऑन द एंटायर डे गोज ऑन वर्किंग ऑन ऑक्सीजन। सब भगवान भरोसे है, सब जुगाड़ पर चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। अस्पतालों की सांसें अटकी हैं, लोग भटक रहे हैं, एम्बुलेंस बिना ऑक्सीजन के दौड़ रही हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाले पेशेंट आ रहे हैं। अभी ऑक्सीजन का क्या हाल है आपकी गाड़ी में, कितना मिल रहा है? मैम ऑक्सीजन तो बड़े दिक्कत है, ऑक्सीजन की 2 दिन से ऑक्सीजन तो मेरी गाड़ी में नहीं है और बहुत ही ऑक्सीजन मैंने ऊपर अपने बोला है सर से, तो वो ऑक्सीजन के लिए बोल रहे हैं कि रुक जाओ, 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो अभी आपकी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है? जी मैम नहीं, बहुत परेशान है हम लोग ऑक्सीजन के पीछे और पेशेंट के फोन भी आते हैं ऑक्सीजन के लिए, क्या करें। जिन्हें बेड नहीं मिल रहा उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर भी नहीं मिल रहा। जिन्हें इलाज से बचाया जा सकता था वो बिना इलाज के मारे जा रहे हैं। जिन्हें किसी तरह से बेड मिल भी रहा है उनके लिए कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं ढंग से इलाज नहीं। हर तरफ से लोगों पर प्रलय है, कहीं भी बचने का रास्ता नहीं है। 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको एडमिशन लेना है, एक जिनके पहले से मरीज एडमिट है। ये कह रहे हैं कि हमें जो सुविधा अंदर मिल रही है हम उससे खुश नहीं है, हमें डिस्चार्ज करवा के दीजिए। सुविधा ही नहीं है सर अंदर किसी भी। मैंने सर कल सारा दिन लग करके अपना पेशेंट एडमिट कराया है और आज मैं सवेरे से सर यहाँ खड़ा हूँ अपने पेशेंट को वापसी लेने के लिए। मेरी अपने 4 बजे से अपने पेशेंट से कोई बात नहीं हो पाई है। मुझे नहीं पता है कि वो जिंदा है कि मर गए हैं अंदर, मुझे कुछ नहीं। सर यहाँ पे सारे वापस लेने आए हुए हैं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना दवाई दे रहे हैं ना पानी दे रहे हैं। वापसी लेके जा चुके हैं मेरे सामने यहाँ। जी मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज करा दीजिए। लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं कि उनके मरीज अस्पताल में एडमिट हो जाएं, लेकिन ये पूरा परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। आपके पति हैं प्रशांत? हाँ जी सर। क्या हुआ? सर उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला है तो ठीक है हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे 3 बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले वही। फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर, बस हमारी पूरी फैमिली सर यहाँ खड़ी है, हमें मार दीजिए सर। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। इनके पिता अंदर एडमिट है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में। क्या कुछ जानकारी मिली? नहीं, कुछ भी नहीं सर। वो कल रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई मतलब, और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है। किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के बंदे सर, किसी की डेथ हुई है, बाकी किसी की डेथ नहीं हुई। तो सर उसको दीजिए, हमारे पेशेंट को वापस कीजिए, वापस कीजिए हमारा किसी तरह मेरे पापा को वापस दिला दीजिए बस। सर ये बिल्कुल पागल हो जाएगा नहीं तो। ये संकट शहर शहर का है, यूपी के हालात अलग नहीं है। बेड का संकट है, ऑक्सीजन का संकट है, दवाओं का संकट है। लखनऊ हो, नोएडा हो, मेरठ हो, आगरा हो, जहां भी देखो एक ही तस्वीर है। अवेलेबल हो रही है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कस्टमर परेशान है, भाग रहा है, मर रहा है। 0 पे आपने, हम नहीं लगाएंगे मास्क, हम नहीं लगाएंगे सैनिटाइजर, 0 पे ऑक्सीजन चल रही है। डॉक्टर साहब क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है, हमारे प्रशासन करके आ रहा है, एक सिलेंडर आदमी मर रहा है। ये मेरी माता जी हैं, इनको हेमरेज हुआ है, यहाँ एडमिट हैं कल से और यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है। लोगों की इस तकलीफ में जमीन पर वो सारे दावे दम तोड़ रहे हैं जो दावे बेड, दवा, ऑक्सीजन के लिए लगातार किए जा रहे हैं। शहर शहर अधिकारी ऑक्सीजन की कमी को मान रहे हैं, लेकिन लखनऊ में बड़े अधिकारियों की अलग ही बातें हैं। मुझे बताने में खुशी है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रिकॉर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हुई है। कभी भी पूर्व में इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई जो कल हुई है नहीं हुई है। 321 मैट्रिक टन की सप्लाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FSDA के माध्यम से सीधे हॉस्पिटल्स अथवा जो हमारे रिफिलर्स को हुई है। पूरे जनपद में ऑक्सीजन की कुछ कमी हो रही है, रुकावट भी जिसमें हो रही है। हालांकि हम लोग के लिए कमिश्नर साहब की तरफ से चिन्हित है हमीरपुर से ऑक्सीजन के लिए, वहाँ ऑलरेडी पहले से कई गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अपनी भी गाड़ी गई है। जहाँ उनके पास ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं, इसलिए वो जब जमीनी सच्चाई को ही मानने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर लोगों को इस संकट से बचाया भी कैसे जाएगा। हर जगह लोग तकलीफ में हैं, अपनों को तड़पते देख रहे हैं, जान जाते हुए देख रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
योजनाएं जो बनती हैं वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन कागजों में अच्छी नहीं लगती हैं। उन्हें जमीन पर आना चाहिए, उन पर अमल होना चाहिए। अगर विदेशों से मदद मिल रही है तो वो कागजी कार्रवाई में न उलझ जाए, बल्कि लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि जिस तरह की महामारी है उसमें तेजी से कोई भी काम होना बहुत जरूरी है। वक्त की बहुत अहमियत है। कार्टन्स में पैक ये वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं जो विदेशों से भेजे गए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिन से लगातार पहुंच रहे हैं। अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप सोमवार रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। मंगलवार को अमेरिका से 318 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे गए। बुधवार को ब्रिटेन से 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचे जो रेड क्रॉस सोसाइटी ने मंगवाए थे। ब्रिटेन से अभी 495 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आने हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे मेडिकल उपकरणों को तत्काल कस्टम की मंजूरी मिले, जिससे इनका तत्काल लोगों की जान बचाने में इस्तेमाल हो सके। 3 दिन पहले सरकार ने यह भी कहा था कि कोरोना के संकट में ऐसे मेडिकल उपकरणों को कस्टम क्लियरेंस देने में कम से कम वक्त लगाया जाएगा, क्योंकि इस समय एक-एक मिनट कीमती है। गुरुवार को 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आयरलैंड से पहुंचने वाले हैं। हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आएंगे। सिंगापुर से 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं और सबसे बड़ा ऑर्डर एक चाइनीज कंपनी भेज रही है, जिसमें 18,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आएंगे। एक और चाइनीज कंपनी 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेज रही है। चीन से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का एक ऑर्डर पहले ही आ चुका है। इतने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ जाएंगे तो मई के पहले हफ्ते में हालात में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। कम से कम ऑक्सीजन संकट से निपटने में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत काम आएंगे। आज पीएम की हाई लेवल मीटिंग में ये बड़ा फैसला भी किया गया कि पीएम केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे जाएंगे। पीएम केयर्स फंड से ही 500 और ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे छोटे शहरों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। सरकार की हर तरफ से कोशिश हो या विदेशों से मदद हो, ऑक्सीजन के संकट को जल्द से जल्द दूर करना जरूरी है, क्योंकि 2 हफ्ते होने वाले हैं और हालात बदलते नहीं दिख रहे। आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन के इस मौजूदा संकट को समझने के लिए हमें इस लिहाज से जो खबर की पूरी पिक्चर है उसे समझना होगा, और हम एक दिन के आंकड़े से आपको समझाते हैं कि 24 अप्रैल को कितनी मांग थी। 24 अप्रैल का आंकड़ा बताता है कि अलग अलग उद्योगों ने 9,103 टन मेडिकल ऑक्सीजन बनाई। उत्पादन क्षमता से ज्यादा हुआ और उसी दिन करीब 7,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन की बिक्री भी हुई। कोरोना काल से पहले की डिमांड 700 टन थी, यानी कि जो कुल डिमांड है वो 10 गुना बढ़ गया है। अब देखते हैं कि समस्या कहां है। भारत के पास 1,224 ऑक्सीजन टैंकर हैं। इनकी कुल क्षमता 16,732 टन है। एक टैंकर को डिलीवरी करने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। इस तरह एक समय में 16% टैंकर ही उपलब्ध होते हैं, यानी 3,500 से 4,000 टन ऑक्सीजन ले जाने के लिए एक समय में करीब 200 टैंकर उपलब्ध होते हैं। एक क्रायोजेनिक टैंकर की कीमत लगभग 50 लाख रुपए होती है। कोरोना लहर में टैंकर खरीदना एक आर्थिक बोझ वाला निवेश है, इसीलिए कंपनियां टैंकर नहीं खरीद रही, और अगर बनाना भी है तो 4 महीने का समय लगता है। सरकार पर इस समय टैंकर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। वैसे टाटा 36 क्रायोजेनिक टैंकर इंपोर्ट कर रहा है। ट्रेन से टैंकर भेजने का प्रयास अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं पड़ रहा। 21 अप्रैल को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी, तब से अब तक 26 कंटेनर 450 टन मेडिकल ऑक्सीजन लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अकेले दिल्ली की रोज की डिमांड इससे कहीं ज्यादा होती है। ऑक्सीजन का भूगोल भी आड़े आ रहा है। देश में ऑक्सीजन प्लांट्स की लोकेशन जरूरत वाले शहरों से लंबी दूरी पर है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पास सरप्लस ऑक्सीजन है और वो देश के दूसरे हिस्सों में भेज रहे हैं, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण टाइम लग रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात भी ऑक्सीजन के बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन वहां खपत भी ज्यादा है। लेकिन ऑक्सीजन के इस आपातकाल के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अच्छी हो रही हैं। हालांकि समय उसमें थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से DRDO, जिसने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, यानी हमारा जो सबसे हल्का फाइटर विमान है तेजस, उसके लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन की जो व्यवस्था की थी, वही प्रणाली अब ऑक्सीजन प्लांट्स में काम आने वाली है। पीएम केयर्स के जरिए यह फंड जारी किया जा रहा है
लेकिन 500 ऐसे प्लांट्स अगले 3 महीने में तैयार हो जाएंगे और इसके लिए जो आपात जिन शहरों में ज्यादा समस्या है वहां पर काम शुरू भी हो चुका है। ये कोरोना के विरुद्ध देश का युद्ध काल है और प्राथमिकता सांसों के संघर्ष को दूर करने की है, वो भी तेज रफ्तार से। मदद के लिए डीआरडीओ उस तकनीक के साथ आगे आया है जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल होता है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन की इस तकनीक के आधार पर देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगले 3 महीने में ये प्लांट पूरे देश में सेटअप कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट 5 प्लांट्स तो बहुत जल्दी ही दिल्ली रीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जा रहे हैं। ये तकनीक एलसीए तेजस की ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्निक के आधार पर बनाई गई है। इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स को भी ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बताते हैं कि तेजस की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की कमी से निपटने वाले 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा रहा है। इस तकनीक का नाम है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी ओबॉक्स। इससे तेजस में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने इस तकनीक को डेवलप किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण ऐसे फाइटर विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई थी जिससे हवा से ही ऑक्सीजन निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। ये तकनीक करीब 90 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे देती है। कोरोना के समय में डीआरडीओ ने यह तकनीक प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। ये प्रणाली एक समय में 190 मरीजों को 5 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से ऑक्सीजन पहुंचाती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर्स को चार्ज किया जा सकता है। इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। डीआरडीओ ने 2 कंपनियों को तेजस में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के अलग अलग अस्पतालों में 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 380 प्लांट लगाएंगे। 500 लीटर प्रति मिनट वाले 120 प्लांट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम करने वाली कंपनियां लगाएंगी। दिल्ली एनसीआर के अंदर 5 प्लांट लगाए जाने का काम शुरू भी हो चुका है। अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगने से सिलेंडर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, खास तौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में। फिलहाल पूर्वोत्तर और लेह लद्दाख में सेना के कुछ अस्पतालों में इस तरह से ऑक्सीजन पैदा की जा रही है। ये युद्ध काल ही है कोरोना के खिलाफ, इसीलिए देश की तीनों सेनाएं हो या फिर उनके लिए उपकरण विकसित करने वाला डीआरडीओ, इस समय सबने अपना सब कुछ झोंक दिया है इस जंग में जीत के लिए। भले ही इन ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए 3 महीने का दायरा दिया जा रहा हो, लेकिन कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि देश को फौरी मदद मिल सके। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि किसी फाइटर प्लेन में, तेजस में इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की ज़रूरत क्यों है? तो दरअसल आप जब भी किसी विमान में होते हैं तो बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। आमतौर पर जो कमर्शियल विमान होते हैं उसमें प्रेशराइज्ड केबिन्स होते हैं, बाकी विमानों में भी होते हैं, लेकिन कमर्शियल विमानों का जिस तरीके का एलिवेशन होता है, यानी जिस तरीके से वो ऊंचाई हासिल करते हैं, वहाँ पर आपने ये अनाउंसमेंट भी सुना होगा कि अगर प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे। अब एक फाइटर प्लेन जो होता है वो बहुत तेजी से ऊंचाई हासिल और उसे खोता भी है, यानी बहुत तेजी से हजारों फीट की ऊंचाई, उसके बाद अचानक नीचे आते हुए। तो उस स्थिति में एक पायलट के लिए आवश्यकता होती है कि वो ऑक्सीजन पर रहे और इसीलिए फाइटर प्लेन्स में ऐसी चीजों की व्यवस्था होती है। अब अस्पतालों में इसी तरह का इस्तेमाल होने वाला है। डीआरडीओ अपनी फैसिलिटीज में पहले भी इस्तेमाल करता रहा। एक्स्ट्रा खबरदार कर दें क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में कई ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हासिल करना चाहते हैं, यानी एक ऐसी मशीन जो हवा में से ऑक्सीजन निकालकर इस्तेमाल के लिए, कम से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत काम की चीज़ है। अब बाजार में मिले न मिले, ऑनलाइन इसकी
इसके ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स काफ़ी सारे मिलते हैं, लेकिन इसमें कई सारे लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और गलत मशीनें बेच रहे हैं। आपको समझने की आवश्यकता है कि सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भाई साहब परचेज करके लाए हैं मेरे पास। इन्होंने ये देखना था कि ये मशीन जो है वो कितने % जो है ऑक्सीजन आपको दे रही है, और इसका जो प्रेशर जो आ रहा है, जो मशीन की जो ऑक्सीजन की जो प्योरिटी आ रही है, ये आपको 30 और 39 के बीच में आ रही है, तो जो कि पेशेंट के लिए जो वो सेफ नहीं है। नहीं, ये जिंदगी बचाने वाली मशीन नहीं है। ये वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है जो एक एक सांस के लिए तरसते मरीज को राहत देने का काम कर सके। आजकल अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स और बाजार में कई दुकानों पर 50,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत पर बेची जा रही ये मशीनें फर्जी हैं। कई ह्यूमिडिफायर्स को बाजार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के रूप में बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं। कुछ लोग ह्यूमिडिफायर और ये अपना नेबुलाइजर, ये सबको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम के बेच रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं लेना है। एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज करिए, कोई गलत कंसंट्रेटर के पीछे मत पड़िए। प्रॉपर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसमें कि ह्यूमिडिफायर की एक बोतल हो जिसमें पानी डलता है, वो उसके साथ और नाजल प्रोंग के साथ लीजिए। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बिजली से चलने वाले ऐसे उपकरण होते हैं जो वातावरण में मौजूद हवा को खींचकर उसमें से नाइट्रोजन को हटा देते हैं और इस तरह लगातार ऑक्सीजन इकट्ठा करते हैं। जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 85% से ज्यादा हो वो ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम ऑक्सीजन लेवल वाले गंभीर मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट सप्लाई होती है और गंभीर केस में 40 से 50 लीटर प्रति मिनट की सप्लाई की जरूरत होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को सिलेंडर की तरह रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन्हें खरीदते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको चेक करना होगा कि डिवाइस का ऑक्सीजन फ्लो रेट प्रति मिनट कितना है। ऑक्सीजन की शुद्धता कम से कम 90% होनी चाहिए। ये कंसंट्रेटर सिर्फ हल्की तकलीफ वाले कोरोना मरीजों के काम आ सकते हैं। आपको इस मशीन का सर्टिफिकेशन भी चेक करना होगा। किसी विश्वसनीय मैन्युफैक्चरर से ही इसे खरीदें। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का फायदा ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इसको बार बार भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि आजकल इसकी मांग आसमान छू रही है। मगर चंद सांसों की इस जंग में लोगों की बेबसी मुनाफाखोरों के लिए कमाने का एक मौका बन गई है। जरूरत है कि सरकार इस पर नकेल कसे और आप जरा सी सावधानी से इनके शिकंजे में आने से बच सकते हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। हालांकि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर का विकल्प नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, इस समय में जब पूरी तरीके से अफरा तफरी है, ये काम की चीज़ तो ज़रूर है। कई ऐसे देश भी हैं जो भारत कॉन्सेंट्रेटर्स भेज रहे हैं और हम आपको समझाते हैं कि दरअसल एक कॉन्सेंट्रेटर करता क्या है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है। ये मशीन हवा से ऑक्सीजन निकालती है। हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी 1% अन्य गैस। मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन 99% शुद्ध होती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हवा से ऑक्सीजन निकालते हैं जो 90 से 95% तक शुद्ध होते हैं। हल्के लक्षण वाले जो मरीज होते हैं उनके लिए कारगर हो सकती है। WHO के अनुसार ये कॉन्सेंट्रेटर्स लगातार काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और ये 5 साल या उससे भी ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं। ये सिलेंडर्स का सबसे आसान विकल्प माने जाते हैं। सिलेंडर को रिफिल की जरूरत होती है, कॉन्सेंट्रेटर्स को रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये लगातार हवा से ऑक्सीजन निकालता रहता है। आप इसे किसी एक मरीज के लिए लगाया गया पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट कह सकते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल एक ही मरीज के लिए किया जाता है, इसीलिए अगर अमेरिका ने 318 कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं तो वो 318 ही मरीजों की मदद करेंगे। और जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उनके लिए सिलेंडर ही चलता है, क्योंकि ये प्रति मिनट जितना ऑक्सीजन देते हैं वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तुलना में बहुत ही कम होता है। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बीच एक दूसरी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी बचा सकती है और वो है वैक्सीन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाना। इसीलिए 1 मई से जो पूरी वयस्क आबादी को
वैक्सीन लगाने की शुरुआत होनी है। 18 से 44 साल की उम्र के दायरे के जो लोग हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया, पर कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं सारी आबादी को क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। जमीनी स्थिति क्या है, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। 1 मई से भारत की वयस्क आबादी के कोरोना वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार शाम खोली गई है। इस आयु वर्ग के लिए राज्यों को वैक्सीन निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीदनी है। निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीदकर वैक्सीनेशन ड्राइव चला सकते हैं। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने 50 लाख डोज का ऑर्डर कोविशील्ड के लिए और 50 लाख डोज का ऑर्डर कोवैक्सीन के लिए दिया है। मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड के 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। हरियाणा ने 66 लाख डोज मंगाए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ ने 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। वहीं पंजाब ने 30 लाख डोज खरीदने को मंजूरी दी है। दिल्ली ने भी 1 करोड़ 34 लाख डोज खरीदने को मंजूरी दी है। हम मौजूद है इस वक्त लखनऊ के सिल्वर जुबली इस स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर पर, जहां पर चीजों को पूरी तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा है कि आने वाले 1 मई से जो टीकाकरण किया जाएगा उसकी क्षमता को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल लगभग 2.5 से 3 लाख औसतन टीकाकरण किया जाता है, जिसको 6.5 लाख तक ले जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही वैक्सीन की क्षमता को भी बढ़ाए जाने की बात कही गई है। वैक्सीनेशन हमारा 6000 से लेके 8000 तक हमारे सेशन होते हैं, 100 के सेशन होते हैं। ये हमारा ऑलरेडी सेट है, ये चल भी रहा है 45 प्लस का और रेगुलर चल रहा है, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगा। जब वो 18 वाला जब आ जाएगा तो उसी 18 को हम उसमें जोड़ देंगे, उसके सेशन कुछ अलग कर देंगे। 18 प्लस आबादी का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू तो होगा, लेकिन वैक्सीन उपलब्धता को लेकर आशंका के बादल। महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों ने तो साफ कह दिया है कि वो 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैक्सीन मिल ही नहीं रही। पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी आशंका है कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। पिछले हफ्ते ही पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों ने साझा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वैक्सीन निर्माता उन्हें तय वक्त पर ऑर्डर देने में सक्षम नहीं है। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहाँ से देंगे। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। 1 मई से 18 प्लस आबादी के वैक्सीनेशन में वैक्सीन उपलब्धता कितनी बड़ी चुनौती है, इसे ऐसे समझें कि मौजूदा समय में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड बनाने की क्षमता अधिकतम 6-7 करोड़ डोज प्रति महीने की है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की अधिकतम क्षमता 1 करोड़ डोज प्रति महीने की है। वैसे तो सरकार ने दोनों वैक्सीन निर्माताओं को एडवांस पेमेंट का फैसला किया है, जिससे उनको उत्पादन क्षमता बढ़ाने में वित्तीय मदद मिले, लेकिन अभी इसका तुरंत फायदा तो नहीं मिलने जा रहा। जिस स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी मिली है उसकी रूस में बनी डोज भी मई के मध्य से पहले नहीं आ सकती। भारत में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन आने में जून-जुलाई लग जाएंगे। ऐसे में जहां बीजेपी विरोधी दल वाले राज्य खुलकर 1 मई की तारीख को झुंझुना कह रहे हैं, तो कुछ बीजेपी राज्यों ने भी माना कि वैक्सीन मिलने में अड़चनें आ सकती हैं। हम उम्मीद है पूरी तरीके से कि वैक्सीन मिलेगी, प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि लेट, क्योंकि अब वैक्सीन की जो कंपनियां हैं वो तो आपको पता है कि लिमिटेड है। पूरा भारत पे सभी जगह संक्रमण बढ़ रहा है, सब जगह से डिमांड है, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने सबसे पहले अपना ऑर्डर प्लेस किया है, जिससे कि हम लोग उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाए। खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में कहा है कि जुलाई तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के केवल 16.5 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे।
अब तक सीरम इंस्टीट्यूट को राज्यों से 34 करोड़ और निजी अस्पतालों से 2 करोड़ डोज के ऑर्डर मिले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों के मुताबिक 4 दिनों में राज्यों को सप्लाई होने लगेगी। 5 राज्य इसी हफ्ते सप्लाई पाएंगे, जिनमें महाराष्ट्र शामिल है, जबकि अन्य राज्य 3 हफ्तों में सप्लाई पाएंगे। भारत में 18 साल से ऊपर करीब 90 करोड़ यानी कुल 180 करोड़ डोज की जरूरत है। अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा की डोज दी जा चुकी है, यानी अभी 165 करोड़ डोज से ज्यादा की जरूरत है। यानी भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जल्द निपटना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मई की तारीख का इंतजार तो सभी को है। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।